हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार पढ़े थे, है ना। और फर्स्ट जो कि सेकेंड एपिसोड था, और हमारा फर्स्ट एपिसोड में नामकरण और भूमिका पढ़े थे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन पढ़ेंगे। तो आप नोट्स बनाते चलिएगा हमारे साथ, ये कंप्लीट नोट्स होगा, है ना। तो ऊपर में हेडिंग दीजिए सिंधु घाटी सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन। दोस्तों, पॉइंट बाय पॉइंट बिल्कुल आसान भाषा में लिखते और आपको समझाते चलेंगे, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय है ना, नगरीय सभ्यता थी, है ना। जिसका ज्ञान जिसका जिसका ज्ञान इसके जिसका ज्ञान इसके पुरातात्विक है ना, पुरातात्विक अवशेषों, है ना, पुरातात्विक अवशेषों तथा अनुसंधानों से होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी पर्यावरण के अनुकूल, है ना। इसका अद्भुत नगर नियोजन तथा जल निकास प्रणाली। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जिसका ज्ञान इसके पुरातात्विक अवशेषों, यानी कि ये पुरातात्विक अवशेषों से हमें पता चलता है कि एक नगरीय सभ्यता थी। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि पर्यावरण का अनुकूल इसका अद्भुत नगर, है ना, कि इसके नगर जो थे वो पर्यावरण के अनुकूल थे, है ना। साफ सफाई और इसके जो है घर का दरवाजा जो है, इसका दरवाजा वो मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की, है ना, पीछे की ओर खुलती थी, है ना। मुख्य सड़क की ओर नहीं, ना कि मुख्य सड़क की ओर, है ना। और इसका जो है इसका दरवाजा पीछे को खुलती थी, है ना, ताकि जो भी है ना कितना सफाई, है ना, कितना स्वच्छ वातावरण रह सके, है ना, इसीलिए। तो इसका पर्यावरण का अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन तथा इसका जल निकास प्रणाली, है ना, जिसमें कि जल निकास प्रणाली में, है ना, इसकी जो होती है, जो मोरी होती है ना, वो ऊपर से
ढकी हुई, है ना, ढकी हुई होती थी, है ना, जो कि ऊपर से ढकी हुई होती थी, है ना, यानी कि कितना पर्यावरण के अनुकूल था, है ना। तो दोस्तों इसको आइए और डिटेल से समझते हैं। सड़कें एक दूसरे को समकोण यानी कि 90 डिग्री पर काटती थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। लगभग सभी नगर दो भागों में विभक्त थे। लगभग सभी नगर दो भागों में विभक्त थे। प्रथम भाग में ऊंचे दुर्ग निर्मित थे। इनमें शासक वर्ग निवास करते थे और दूसरे भाग में नगर या आवास क्षेत्र का साक्ष्य मिले हैं, जो अपेक्षाकृत बड़े थे आमतौर पर नागरिक है ना, यहाँ आप लिख लीजिए आमतौर पर यहाँ सामान्य नागरिक व्यापारी शिल्पकार, है ना, कारीगर और श्रमिक रहते थे तो दोस्तों सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, यानी कि 90 डिग्री पर। लगभग सभी नगर दो भागों में विभक्त थे। प्रथम भाग में ऊंचे दुर्ग निर्मित थे। इनमें शासक वर्ग निवास करते थे और दूसरे भाग में नगर या आवास क्षेत्र का साक्ष्य मिले हैं, और जो कि अपेक्षाकृत बड़े थे और आमतौर पर यहाँ सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर और श्रमिक ये सब रहते थे, है ना। तो दोस्तों आपको हम 1 मिनट की आपको हम दिखाते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये जो है
ये है पूरा नगर, है ना। अगर आप इस नगर को गौर से देखेंगे तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे जितने भी रास्ता हैं यहाँ पे अगर देखेंगे तो सब एक दूसरे को समकोण पे जाकर कट जाते हैं, यानी मिल जाते हैं। इस पूरे नगर नियोजन को देखेंगे तो, है ना, गौर से अगर आप देखें तो सब एक दूसरे को समकोण पे यानी 90 डिग्री पे रास्ता मिल जाते हैं या कट जाते हैं, है ना। इसी को ग्रिड पद्धति कहते हैं दोस्तों, है ना, यानी जाली टाइप ग्रिड पद्धति कह सकते हैं इसे दोस्तों। ये देखिए, है ना, और ये देखिए 2 भागों में विभक्त हैं। एक भाग, है ना, कि जिसमें कि कहा ना सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी लगभग सभी नगर, एक दूसरे को 2 भागों में। तो ये देखिए एक भाग ये हो गया, ये ऊंचे और ये नीचे की ओर 2 भागों में विभक्त है। ये देखिए एक ऊंचे की ओर ये है और ये नीचे की ओर, है ना। और प्रथम भाग ऊंचे दुर्ग पर, है ना, ये जो है ये देख सकते हैं, ये ऊंचे दुर्ग पर निर्मित है और इनमें शासक वर्ग निवास करते हैं, है ना। और दूसरे भाग जो ये हैं, ये आवास ये बड़ा है इसके अपेक्षा, और यहाँ आमतौर पर सामान्य नागरिक, व्यापारी और शिल्पकार इस जगह पे रहते थे, है ना। तो ये आप देख सकते हैं। और ये जो है दोस्तों इसी में है स्नानागार और अन्नागार है जो है, ये प्रथम भाग जो है इसी ऊंचे भाग में होंगे। और ये देखते हैं गौर से, यदि आप देखिएगा तो सभी एक दूसरे को 90 डिग्री पे, है ना, सड़क जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पे जाके यहाँ पर देखेंगे तो सड़क, है ना, मिल जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं ये समझ गए होंगे आप, है ना। दोस्तों अब देखिए हमारे साथ सड़कों सड़कों के किनारे, है ना, सड़कों के किनारे की नारियां, है ना, ऊपर से ढकी होती थी, ऊपर से ढकी होती थी। जैसे आज दोस्तों ढके होते हैं वैसे ही सोचिए उस समय था। उतना समय पुराना, है ना। घरों का गंदा पानी इन्हीं, है ना, इन्हीं नारियों तो से होता हुआ नगर की मुख्य नाली में गिर जाता था, है ना। तो दोस्तों ये ऊपर से ढके होते थे आज जैसे हैं, और जैसे आज घर का गंदा पानी होते हुए सभी एक अथी से हो इन्हीं नालियों से घर का गंदा पानी, है ना, जैसे होते हुए नगर की मुख्य नाली में गिर जाता था। जैसे आज, है ना, कि अपना जैसे आज दोस्तों, है ना, जैसे आज रहता है वही अपना लोग का नाली बना उसी प्रकार से, है ना, कि जाते हैं पहले सभी घर से निकलते हैं और सभी एक मुख्य
नाली में जाकर भी कैसे सब मिल जाते हैं ना, निकल निकल के जुड़े होते हैं, उसी प्रकार से हड़प्पा घरों की गंदा पानी इन नालियों से होता हुआ नगर की मुख्य नाली में गिर जाता था। जैसे आज मुख्य मुख्य नाली में जाकर जैसे आज गिरता है उसी प्रकार से है, जैसे आज ऊपर से धक्के होते हैं उसी प्रकार से। सड़कों के किनारे सड़कों के किनारे सड़कों के किनारे नहीं, सॉरी ये मिस्टेक हो गया है ना। हड़प्पा 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 मोहनजोदड़ो हड़प्पा मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा की नगर योजना लगभग एक समान थी। कालीबंगा व रंगपुर को छोड़कर सभी में पकी हुई ईंटों का प्रयोग है। तो दोस्तों यहाँ कहा गया है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा की नगर योजना लगभग एक समान थी, यानी कि हड़प्पा कालीबंगा और मोहनजोदड़ो है ना, मोहनजोदड़ो इसकी जो है नगर योजना क्या थी, सब बराबर एक समान थी। नगर योजना इन तीनों की नगर योजना क्या थी, लगभग एक समान थी, है ना। और कहा गया है कि कालीबंगा व रंगपुर को छोड़कर सभी में पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो एक सिंधु घाटी सभ्यता में जो है सभी जगह क्या हुआ है, पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, ईंटों का प्रयोग। इसको लेकिन इसमें अपवाद है, यानी कि इस अपवाद है इसमें अपवाद, यानी कि हम कह सकते हैं कि कालीबंगा व रंगपुर को छोड़कर कालीबंगा वह रंगपुर को छोड़कर कालीबंगा व रंगपुर को छोड़कर तो दोस्तों आपको याद रखना है हड़प्पा और कालीबंगा और मोहनजोदड़ो ये तीनों का नगर योजना लगभग बराबर था, यानी एक समान था। और सभी जगह सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। सिर्फ जो है कहाँ प्रयोग नहीं हुआ है, तो वो कालीबंगा और रंगपुर को छोड़कर, ये इसके अपवाद हैं, है ना। आमतौर पर प्रत्येक घर में एक आंगन, एक रसोई घर तथा एक स्नानागार, एक
सॉरी इसको लिखिएगा स्नानागार, है ना। तो आमतौर पर प्रत्येक घर में एक आंगन, एक रसोई घर और तथा एक अन्नागार स्नानागार, है ना, होता था। होता था आंगन और रसोई घर और स्नानागार होता था आमतौर पर प्रत्येक घरों में, है ना। अधिकांश घरों में कुआं, अधिकांश घरों में कुओं का भी अवशेष अवशेष मिले हैं। अब सोचिए कि लगभग सभी घरों में यानी कि अधिकांश घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। यानी कि आप लिख सकते हैं लगभग सभी घर में क्या थे, लगभग सभी घर में कुआं थे, लगभग सभी घर में कुआं थे, है ना। और बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े भवन हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, बड़े बड़े भवन हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की विशेषता बतलाते हैं। तो बड़े बड़े भवन जो हैं हड़प्पा मोहनजोदड़ो की विशेषता बताते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की विशेषता बताते हैं, है ना। इसकी क्या कहते हैं, विशेषता बताते हैं बड़े बड़े भवन, है ना। बड़े बड़े भवन जो हैं ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की क्या कहते हैं, विशेषता बताते हैं। हड़प्पा कालीन नगर, हड़प्पा कालीन नगरों के चारों ओर प्राचीर, प्राचीर यानी कि आप समझिए ब्रैकेट में लिख लीजिए दीवार, सिर्फ समझने के लिए प्राचीर यानी दीवार, दीवार, है ना। तो हड़प्पा कालीन नगरों के चारों ओर प्राचीर बनाकर किलेबंदी की गई थी, है ना। तो यानी पूरे जो है चारों और दीवार बना कर क्या किया था, किलेबंदी किया गया था, जिसका उद्देश्य नगर को चोर जिसका उद्देश्य नगर को चोर लुटेरों एवं नगर के चोर लुटेरों एवं पशु एवं पशु तो पशु दस्युओं यानी दस्युओं कहते हैं
जो ब्रैकेट में आप लिख लीजिए, पशु जो चुरा कर ले जाने वाले जो पशु चुरा कर ले जाते हैं उसे पशु दस्युओं कहते हैं, दस्युओं, है ना। से बचाना था। तो हड़प्पा का इन नगर के चारों ओर प्राचीर यानी दीवार बनाकर किलेबंदी की गई थी, जिसका उद्देश्य नगर के चारों ओर लुटेरों एवं पशु दस्युओं यानी कि पशु चुरा कर ले जाने वाले से बचाना था, दस्युओं, है ना। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सैंधव सभ्यता का अद्भुत निर्माण है, जबकि अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सैंधव सभ्यता का अद्भुत निर्माण है ना, स्नानागार। और जबकि अन्नागार क्या है दोस्तों? अन्नागार जो है ये सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। ये सबसे ये क्या है? ये है सबसे बड़ी इमारत, है ना। अन्नागार सबसे बड़ी इमारत है दोस्तों। जबकि स्नानागार अद्भुत निर्माण है ना। स्नानागार आप देखे होंगे, घरों के हमने आपको बताया था कि घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर ना खुलकर गलियों में यानी कि समझ सकते हैं पीछे की ओर, है ना। तो घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर ना खुलकर गलियों में यानी पीछे की ओर आप समझ सकते हैं खुलती थी। तो दरवाजे कहाँ खुलते थे? पीछे की ओर, है ना, गलियों में खुलते थे, है ना, गलियों में यानी कि आप समझ सकते हैं कहाँ? पीछे की ओर। गलियों में खुलती थी यानी कि आप समझ सकते हैं पीछे की ओर, है ना। लेकिन दोस्तों, लोथर इसका अपवाद है। लोथर इसका क्या है? अपवाद है ना। लोथर इसका क्या है? ये अपवाद है। यानी कि लोथर के जो दरवाजे थे वो, यानी कि लोथर के दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क पर खुलते हैं, है ना। मुख्य सड़क पर, है ना, मुख्य सड़क की पर खुलते हैं, है ना।
या आप समझ सकते हैं कि मुख्य सड़क की ओर, है ना, या आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो मुख्य सड़क पर इसके दरवाजे खुलते हैं। रोथा यानी कि अपवाद है। तो ये दोस्तों याद रखिएगा। हमने आपको बताया कि रोथा के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे, है ना। मकान बनाने में दोस्तों, मकान बनाने में हमने आपको बताया था कि ईंटों का प्रयोग होता है ना। मकान बनाने में ईंटों का प्रयोग होता है, लेकिन दोस्तों हमने आपको बताया था मकान बनाने में ईंटों का प्रयोग होता है, लेकिन कालीबंगा और रंगपुर इसका अपवाद है। वहाँ यानी नहीं, कालीबंगा व रंगपुर में क्या है, पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया है। बाकी सभी जगह पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। कालीबंगा, है ना, यहाँ समझाते हैं आपको। कालीबंगा और रंगपुर यहाँ पे पक्की ईंटों, पक्की ईंटों, है ना, पक्की ईंटों, पक्की ईंटों का उपयोग क्या है यहाँ पे नहीं किया गया है। कालीबंगा और रंगपुर में पक्की ईंटों का उपयोग क्या है, नहीं किया गया है ना। तो ये एक अपवाद था। तो हमने बताया था कि वहाँ पर ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो वही अब देखेंगे कि मकान बनाने में कई प्रकार के ईंटों का प्रयोग होता था होता था दोस्तों, मकान बनाने में तो कई बहुत से प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, है ना। जिसमें दोस्तों, जिसमें 4:2:1, है ना, 4:2:1, है ना। दोस्तों ये 4:2:1 क्या है, ये 4:2:1 के आकार की ईंटें ज़्यादा प्रचलित थी। तो दोस्तों मकान बनाने में तो बहुत से आकार के ईंटों का प्रयोग हुआ है, बहुत से प्रकार के, लेकिन इसमें 4:2:1 के आकार की ईंटों का प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ है, यानी सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तो दोस्तों 4:2:1, तो ये 4 जो है ये ईंटों की लंबाई है ना, ये 4 ईंटों की लंबाई है। और ये 2 जो है ये इसकी चौड़ाई है, और ये 1 जो है ये इसकी ऊंचाई है। जो आप कह सकते हैं एक इसकी मोटाई है ना। तो आपको समझाते हैं, जैसे देखिए दोस्तों, देखिए ये ईंट हो गया है ना। तो ये जो है इसको अगर मान लीजिए ये 4 हैं, ये इसकी लंबाई है ना, ये इसकी लंबाई अगर यहाँ से मानिए 4 है ना, लंबाई 4 है, तो इसकी जो है चौड़ाई है ना, इसकी लंबाई यदि 4 है तो ये इसकी हो जाएगी,
ये इसकी यदि लंबाई है तो दोस्तों ये हो जाएगी इसकी चौड़ाई, है ना। ये इसकी हो जाएगी दोस्तों चौड़ाई, तो ये चौड़ाई क्या है, 2 है। और दोस्तों ये हो जाएगी इसकी मोटाई, तो ये 1 हो जाएगा, है ना। 4 ये लंबाई दोस्तों, ये हो जाएगी इसकी चौड़ाई और ये हो जाएगी इसकी मोटाई, है ना, तो ये 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से है। लंबाई, चौड़ाई। अब दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, है ना। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का थैंक्स।